पार्ट 2 स्टार्ट हो जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? ठहर जो अभी 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है, ठहर जो 1 बाय 1। अच्छा जी, अब ये होगी पिक्चर, इधर ले आए भाई, इसकी पिक्चर तो करवा दें बच्चों। वर्किंग 1, वर्किंग 2, जिसको रेफर कर रहे थे हम बार बार, ठीक है। माजरत वो कल असल में यहाँ पे हो गई थी, अब मैंने फिर दोबारा टाइम ज़ाया नहीं किया, बोर्ड पे ही करनी थी वैसे तो, लेकिन कल सवाल होता तो बीच में अर्जेंटीना घुस आया था, वरना फिर ये सवाल पूरा उधर हो जाता, फिर अर्जेंटीना ऐसे हुआ होता कल। अच्छा जी, अब इधर देखें, 11 हो गया, मैंने खुद करा दिया, 10 भी मैंने खुद करा ही दिया, सोल्यूशन आपके सामने है, 9 भी मैंने आपको खुद करवाया है, और 8 भी आपको खुद करवाया है। उसके बाद पीछे वाले सवाल तो वैसे ही कोई इतने खास हैं नहीं, एक आधा सवाल और मैं आपको रिवीजन प्लान में रख दूंगा। ज़रा एक दफ़ा आप लोग टर्म टेस्ट की तैयारी की नीयत से रिवीजन प्लान को देख लें। टर्म टेस्ट मैंने यही अब प्लान किया है कि आप लोगों का फ्राइडे को ही होगा, क्योंकि ये 2 दिन तो किसी ने मुझे घास डाली नहीं, ठीक है, और अब मंडे से पता है आपको बाकी टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर मैं अपने टेस्ट डे को ही टर्म टेस्ट पे रख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, 70% सिलेबस है, ये मैंने कहा तस्वीर खींचे, सब्र कर जाए, मतलब कुछ भी करेंगे आप लोग। बात ना सुनना, कड़िच 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 बस। अच्छा एक मिनट, इसमें ना एक छोटा सा मसला ये है कि कुछ आपने जो चीज़ नहीं देखनी वो मैं बता दूंगा ना आपको, ठीक है, लेकिन ये 4 टॉप, अच्छा मैं अर्ज़ ये कर रहा था, पहले सुन लें फिर तस्वीरें खिंचवाता हूँ, आप लोगों के लिए ओपन किया है कि इस सीवीपी के सीवीपी को ले लें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ये 30 से 35% समझे सिलेबस रह गया, तो 65 से 70% सिलेबस आपका इस वक्त हो चुका हुआ है। तो आज से ही नियत कर लें, ये टॉपिक्स जितने बनते हैं इन सब को आप जो है वो वन बाय, छोटे टॉपिक्स 2 एक दिन में रिवाइज करें, बड़ा टॉपिक लेकिन एक टॉपिक एक सीटिंग में करें, और संडे तक कोशिश करके आपने ये सारे सवाल जो रिवीजन प्लान में लिखे हुए हैं, ये सारे सवाल आपने किए हुए हैं, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने हर टॉपिक के सवाल एक सीटिंग में करने हैं। जो ज़्यादा लेंथी हो उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी करनी है, उस दिन ज़्यादा पढ़ना है, बाकी चीज़ों को एक एक घंटा जो रूटीन का घंटा सवा दे रहे हैं वो देते हुए इसको आपने सीएमए को थोड़ा उस दिन 2 ढाई घंटे दे देने, 3 घंटे दे देने, थोड़ी सी एफर्ट कर ले, ये आपको पास फेल करवा देगा टर्म टेस्ट। यानी कि आपका 70% तक, तकरीबन 65-70% तक सिलेबस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके सामने जो है, ये नज़र आ रहा है, या 3-3 करूँ, आ रहा नज़र? इसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में स्टैंडर्ड लिमिटेड, क्वालिटी लिमिटेड, XYZ, ऑरेंजेस, मेहनती, ये सारे नाम याद है। लेक्चर का रेफरेंस आपने देखना, आपने अटेम्प्ट देखनी है, और भाई इसको थोड़ा जूम इन कर दें, आमिर भाई इसको इतना जूम इन करें कि ऑनलाइन वालों को दूर से नजर आए, जूम इन करें, ये सिर्फ ये इस हद तक आ जाए, ये जो टेबल की का बॉर्डर चल रहा है ना, इसमें आ जाए। आप लोगों को नजर आ रहा है तस्वीरों में? अच्छा, इसमें लेक्चर नहीं नजर आ रहा, पक्की बात है, एंड पे तस्वीर वालों, सही है। अच्छा, लेक्चर नंबर्स को आपने रेफरेंस नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, ये अटेम्प्ट है और उसके आगे मैंने उसका नाम भी लिखा हुआ है। ओवरहेड्स में जिया, वीनस, अल्फा, सलमान, जायका, कैलिफोर्निया, फैसल एंटरप्राइज अभी नहीं करना, ये अभी नहीं करवाया आपको, ठीक है, ये येलो हुआ है। ब्राइट और ओमेगा, ये फैसल मैं आपको एंड पे रिवीजन क्लास में करवाऊंगा, या तब तक आप इस काबिल हो गए आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर शायद, इसी के अंदर शायद थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्सचर है, बहरहाल वो छोड़ें, इसको अभी नहीं करना, ये येलो वाला नहीं करना। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 4, 5, 7, पता नहीं अब तरतीब ये है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 1 इलस्ट्रेशन ही है, क्वेश्चन 4 राजपूत एंटरप्राइज, क्वेश्चन 5 रिजवान इंडस्ट्रीज, और ये जैम नाम मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग में जदीद लिमिटेड, इसहाक लिमिटेड, जदीद लिमिटेड किया हमने, इसहाक किया हमने,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 3। अर्जेंटीना, सेंटोरस, स्मार्ट प्रोसेसिंग, जैस्मीन, एस। एस शायद अभी मैंने आपको नहीं करवाया। ये एस लेबर कॉस्टिंग के अंदर उसका सवाल है, लर्निंग कर्व का। रिवीजन क्लास में मैंने लास्ट टाइम करवाया था, बहुत हो जाने वाला सवाल है, लेकिन आप इसको भी फिलहाल छोड़ दें, इसको भी आप ना करें, आप सिर्फ वो सवाल करें जो अभी आपने कर लिए हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये भी आपने नहीं करना अभी, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया, चलो होर रंगदा हो गया, ठीक है। हो सकता है ये सवाल आपसे, लेकिन आपने करना नहीं है, कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल ठीक है। बाकी सारे सवाल आपने किए हुए हैं, तो जो सवाल आपने किए हो ये एक सिटिंग में। अब देखो इसमें लेबर कॉस्टिंग के अंदर ही आपका मैंने वो कवर किया हुआ है, लर्निंग कर्व जो करवाया मैंने वहां पे था जहां जरूरत थी अलग से, उसमें लेबर कॉस्टिंग का प्लान नहीं था, ठीक है। तो अब ये इस तरह से ही है। अच्छा, उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, और ये तो सिर्फ यही है जी, थोड़ा सा ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सिर्फ ये 4 सवाल आपने करने हैं। एक्स वाई, कीनिया, सिग्मा, फ्रांसिस्को, बड़े कंप्रीहेंसिव सवाल थे, सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए रख के दे दिए जाएं। ये एंड पे रिवीजन प्लान में एक आधा सवाल ऐड करूंगा, ज़्यादा नहीं, यही रहेगा रिवीजन प्लान। मकसद इन सवालों का क्या होता है कि टॉपिक ज़्यादातर इनमें कवर हो जाता है। देखो ना, अब आपने सवाल करते हुए 40-40 सवाल किए किसी टॉपिक के, रिवीजन करते हुए 40 सवाल करने बैठ गए तो फिर कर लिया आपने रिवीजन नहीं, वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर होते हो, ताकि मैं जो आपको कहता हूं ना, एक सिटिंग में किसी भी टॉपिक के सारे सवाल करो, वो आपके लिए मुमकिन रहे। और जब एक सिटिंग में बैठकर ये एक टॉपिक के सारे सवाल करते हो ना आप, तो उसमें चूंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे 90-95% कवर्ड होते हैं उन सवालों के अंदर, तो वो टॉपिक आपका इफेक्टिवली रिवाइज होता है, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल चेक किए रिवीजन में, माशाल्लाह 14 सवाल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सिर्फ 10 हैं, टारगेट कॉस्टिंग ये सबसे अच्छा है। डेनमार्क, हाईटेक, फिनटेक, ये चैप्टर नंबर का रेफरेंस है, आईकेप का चैप्टर नंबर भी है, मैंने नोट्स में भी यही नंबर लगाया हुआ है, ठीक है ना, आपने ये गौर किया होगा जी। हो गया, जो कितने टॉपिक्स हो गए अभी तक? 6 हो गए, अभी तक कितने हो गए जरा तस्वीर चेक करके बताओ। मार्जिनल टारगेट 2 हो गए, और पहले सफे पे कितने थे? 4 थे, चलो 6 हो गए। ले जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने सिर्फ देखना है, सीवीपी तो अभी आज शुरू कर रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये सारे सवाल आपने किए हुए हैं, अगर कोई नहीं किया होगा तो उसको आपने पेंडिंग कर देना। आई थिंक ये रॉयल वाला नहीं किया होगा, रहने दें फिलहाल। मैं चाह रहा हूँ बस आप अभी जो है ना वो अच्छे तरीके से चीज़ों को, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, हॉकी, चोको किंग, अरोमा, कोको याद आ रहा है? अच्छा, शदाब इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी, सैटर्न, नाइजेरिया, खान, सारे किए हुए हैं, बोलो। एक सिटिंग में करने हैं, हिम्मत करनी है। 8-10 नंबर का सवाल होता है नॉर्मली, बड़ा भी हो तो आपने टारगेट ये रखना है कोई सवाल 15 मिनट से ज़्यादा ना ले, आपके हुए हुए सवाल है, ठीक है। तो जिस दिन ज़्यादा सवालों वाला टॉपिक आ जाए तो उस दिन थोड़ी कुर्बानी है, लेकिन ये कर लो, पास होने के बहुत करीब पहुंच जाओगे 70। और इंशाल्लाह टाइम खुला है हमारे पास, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लाजमी सवाल आता है उन दोनों में से, मैं इंशाल्लाह वो पिटाई कर के आपको तैयार कर ही लूंगा अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मौका है कि ये 70% आपका तैयार हो जाए, वो फिर इंशाल्लाह वो पिटाई कर लूंगा आपकी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट 7 हो गए, 7 टॉपिक्स हो गए। और उसके बाद जी सीबी को छोड़ दें, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 2 भी हैं। बेस्ट ऑफ लक, ये बेस्ट ऑफ लक आपको टर्म टेस्ट के लिए भी है। ठहर जाए, इधर से कोई चीज़ ऐसी, डेल लिमिटेड वो नहीं करना आपने, क्योंकि वो मैंने रिवीजन क्लास में डेल लिमिटेड किया हमने नहीं ना किया, ओके। जुपिटर भी नहीं किया, बाकी देख लें, ग्लोबल, टोपैज, स्मार्ट, रिंग भी आपने नहीं किया होगा, छोड़ दें उसको। करना तो है रिवीजन क्लास में, मैंने कुछ करवाना है ना यार, सारा कुछ अभी कर लेंगे तो मैं एंड पे आऊँगा, हैं जी। तो आपने क्या करना है जी, सिर्फ 3 सवाल, सुभान अल्लाह, ये भी कोई बात है, ये कोई रिवीजन हो रही है सर, सिर्फ 3 सवाल, डेल किया हुआ है जी। ग्लोबल, टोपैज और स्मार्ट, ये 3 सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में सर्वर, एनके, लिली, गैलेक्सी, येलो, आर्टरी, जुपिटर रहने दें, स्नूकर, एजी, जी, कैपेचिनो, ये भी रहने दें, कैपेचिनो भी रहने दें। रिवीजन क्लास वाले सवाल अभी रहने दें मेरे, ये मैंने करवाने हैं, आपने नहीं करने, खुद से बोल रहा हूँ बार बार, फिर ना कहना दसिया नहीं, ऐसे ही घुमा देगा ये सवाल, आपको करना तो है ही।
हबीब इंडस्ट्रीज हो गया, साहिल से आप जिम्बाब्वे भी हो गए, डन। ओके, तो अब पिक्चर आप ले सकते हैं। ये आपने हाईलाइटेड वाले नहीं करने, इजी हो गया ना, आप थोड़ा और कम हो गया, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन है, उसमें तो कुछ भी नहीं हम छोड़ते, लेकिन यहाँ पर ये है कि कोई एक दो सवाल जो मैंने खुद करवाने ही है उनको छोड़ो, वो तो हो ही जाएंगे रिवीजन क्लास के अंदर जाके इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल आपने ये क्वेश्चन, अब देखो ना, अब ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में कितने ज़्यादा सवाल हैं, 13 सवाल आपने एक सीटिंग में बैठ के करने हैं, तो ये तो हिम्मत की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है, थोड़ी सी कुर्बानी है, ठीक है। 2 टॉपिक्स ज़रा बड़े हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट छोटे छोटे हैं। तो ये टोटल कितने टॉपिक्स बन गए जी? ये 2, डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चौथा टारगेट कॉस्टिंग, पांचवा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। 9 टॉपिक्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर्स तो मतलब 2-2 चैप्टर्स भी मिक्स है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस जो है ना, आप गौर फरमाएं तो इसके अंदर 8 और 9 है, ये 11 और 12 है। प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये भी 8 और 9 2 चैप्टर्स हैं। ऐसे ही ये कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन जॉब कॉस्टिंग जो है, ये भी 2 टॉपिक्स, 2 चैप्टर्स मिलकर ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो आपने अब ये कोशिश कर लेनी है बेटा। अब शुरू करते हैं हम अपना सीवीपी एनालिसिस। यहीं पे ही लिख देता हूँ फिलहाल में, और तो मेरे पास अभी कोई नया हैंड आउट है नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, ये खाली खुली जगह है जी। ओहो 3 वाला तो हले रहिंदा सी काम। अच्छा, मैं बताने चला था आगे, 7वां मैंने करवा दिया है, 6ठा होमवर्क में, 5वां होमवर्क में, चौथा करवा दिया, तीसरा कहाँ से दिखा दूँ, कहाँ से दिखा दूँ? दिया अभी को होमवर्क, वो सोल्यूशन दिए नहीं है, बनाऊंगा तो दूंगा ना। वैसे बना हुआ था, बताया था आपको, फॉर्मेटिंग करनी थी, नहीं की। ये रिवीजन प्लान में है तो कोई बात नहीं, कल पेपर थोड़ा ही है, अगला काम वही है। हैंड आउट तैयार हो गया है ना, क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन आ गया ना इस पे, बाकी तो ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ उठा कर लिखने हैं, थोड़ा चेक करने हैं, सुर्खी पाउडर लगाना है, कल होपफुली मिल जाएंगे आपको सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी बेटा, डिसीजन मेकिंग पिछले सेशन में जाना पड़ेगा और आपको वो दिखाना पड़ेगा जो मैंने पिछले सेशन वाला आपको दिखाया था, ये मैंने आपको कहा था जी, डिसीजन मेकिंग ये है, और देखो कितना हो भी गया। डन, रेलेवेंट कॉस्टिंग डन, चैप्टर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट डन, एक रह गया था आज, वो भी इंशाल्लाह शुरू हो गया तो खत्म हो गया, शुरू हो गया तो खत्म हो गया। 10-12 दिन लगने हैं ना बस, और क्या, इतना तो टाइम नहीं लगना, 10-12 दिन। देखो ना, लेक्चर 1 भी तो था, आज 74 हो गया, तो जो 5 ओके, जो शुरू हो गया वो खत्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं इसको, सीवीपी एनालिसिस, उर्फ आम में ब्रेक इवन एनालिसिस भी कह देते हैं, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको उर्फ आम में हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं, सीवीपी, इसको ब्रेक इवन भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके फार्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि आज मैंने आपको बताया ना मेरी ही क्लास है, तो प्लस माइनस तो चलाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा तो पढ़ेंगे ही, सही जाहिर है, ना आने वालों को पता तो लगे ना कि वो क्यों नहीं आए, वो उनको दुख तो होना इस बात को, ठीक है। नहीं ये बात नहीं यार, जो पढ़ाने का सोच के ऐसे ना उनसे कोई दुश्मनी है और ना आपसे कोई एक्स्ट्रा मोहब्बत होगी आने पे, है तो सही मोहब्बत, तो सब सही है ना, उनका दुख तो साथ ही है मेरे इस वक्त। लेकिन जो पढ़ना है वही पढ़ना है, काम ज़्यादा नहीं कर रहा, जो सोच के आया था वो पढ़ा के ही चला जाऊँगा। आज थोड़ा सा ये है कि ज़रा टेंशन कम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा किस किस तरह के सवाल इसमें से आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और यार इतना आसान टॉपिक है कि आपको क्या बताऊँ, हैं चैप्टर 16 से मुश्किल है। अच्छा, वैसे बच्चों को पता नहीं ये क्यों मुश्किल लगता है, असल में एक तो इसमें आपकी जो 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं वाला मैथ है वो दोबारा आ जाता है, दूसरा आपने क्यूएम जो पढ़ी थी वो आ जाती है, जो आपने नहीं पढ़ी होती, तो मैथ जो है ना वो थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन कोई ऐसा खास मसला है नहीं, 5 फार्मूलाज हैं, बस उन्हीं के अंदर ही रहते हुए हमने जो है वो
सारा सीवीपी एनालिसिस कर देना होता है। पता नहीं बच्चे क्यों परेशान होते हैं, छोड़े। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है इसके अंदर कैसे कैसे आ सकते हैं जी, वो ये 3 तरह के सवाल नॉर्मली जो है वो यहाँ पे टेस्ट करता है। सेल के यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स, यानी सेल यूनिट्स के बारे में क्या डिसीजन मेकिंग करवाएगा। ये डिसीजन मेकिंग का आखिरी, वैसे डिसीजन मेकिंग दूसरे टॉपिक्स में, लेबर में भी तो आगे डिसीजन मेकिंग करके ही आ रहे थे, वो भी तो डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन ये वो डिसीजन मेकिंग चल रही है जो रेलेवेंट कॉस्टिंग से शुरू हुई थी, जिसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह लगते थे, ठीक है ना। खैर, सेल यूनिट्स के बारे में क्या डिसीजन मेकिंग करवाएगा। हमारे सेठ साहब कहते हैं यार जरा ऐसा करो, ये बताओ कि हमें कम से कम कितने यूनिट्स बेचने चाहिए ताकि हम ब्रेक इवन कर जाएं। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऊपर मैंने यूनिट्स लिख दिए, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी हम सेठ साहब को कहते हैं भाईजान इससे नीचे तो आपकी तबाही है, तबाही। कम से कम इतने यूनिट जरूर बना लेना, इससे नीचे गए तो लॉस हो, ब्रेक इवन यूनिट्स। तो सवाल हमसे पूछेगा कि कितने यूनिट्स बेचे कंपनी ताकि वो ब्रेक इवन कर जाए, ठीक है। या यूं भी होता है, सेठ साहब ये कहते हैं नहीं यार मुझे ये बताओ कि कितने सेल यूनिट्स हों ताकि मैं डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच सकूं। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिसीजन मेकिंग में हमने कौन सा प्रॉफिट लेना होता है, ये सीवीपी एनालिसिस में कौन सा प्रॉफिट लेना होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी आगे जम्पशंस इंशाल्लाह इसकी अगर पहुंच गया वहां तक तो जम्पशंस में लिखवाता हूं, ठीक है। तो डिजायर्ड पीबीटी भी वो कह सकता है कि बना के दो, ठीक है। तो सेल यूनिट्स कितने हों टू ब्रेक इवन, या सेल यूनिट्स कितने हों टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, इसको यूं लिख लें। ठीक है। अच्छा, और क्या कह सकता है वो, अच्छा वो कभी कभी ऐसा भी कह देता है कि सेल यूनिट्स की बजाय सेल्स का रेवेन्यू बता दो। सवाल की रिक्वायरमेंट होती है, कैलकुलेशन के तरीके ज़रा डिफरेंट हैं दोनों के, ठीक है। फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि रुपीज़ के अंदर भी ये बात पूछ सकता है। यही दो बातें रुपीज़ के अंदर भी पूछ सकता है। क्या बताओ जी, कितने रुपए की सेल करूं इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी ब्रेक इवन, ठीक है, कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएं। तो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन जैसे वहां लिखा हुआ है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। अब ये ब्रेक इवन सेल्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, नो प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन, जीरो प्रॉफिट पर लॉस नहीं है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स इसी तरह से वो कह सकता है नहीं यार सिर्फ ब्रेक इवन ना बताओ, मुझे ये बताओ, कोई बंदा ऐसे पूछ लेता है हाँ भाई कितना प्रॉफिट चाहिए यार, अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल जाए तो मुझे बताओ मुझे कितने यूनिट सेल करने चाहिए। सेठ साहब ने आपसे कहा, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप उनके, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यार मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, कितने यूनिट्स बेचूं। तो यही वाला एनालिसिस आपको क्या बता देगा, डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, डिजायर्ड पीबीटी के लिए कितना सेल रेवेन्यू होना चाहिए। बात समझ आ रही है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेल यूनिट्स कितने हो टू ब्रेक इवन, सेल यूनिट कितने हो टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स का रेवेन्यू कितना हो टू ब्रेक इवन, सेल्स का रेवेन्यू कितना हो टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। और एक तीसरी किस्म का सवाल भी इसमें होता है और वो होता है सेल्स प्राइस एट विच डिजायर्ड पीबीटी इज अर्न। इस तरह से भी पूछ लेता है वो। अभी फॉर्मूलाज में दिखाता हूं आपको जाके, डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अर्न, सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये जी 3 तरह के सवाल देखने में आते हैं इस सीवीपी एनालिसिस के टॉपिक के अंदर। वो आपसे एक सवाल के अंदर डाटा देकर पूछ लेगा, बताओ जी कि कितने यूनिट्स कंपनी सेल करे टू ब्रेक इवन या टू अर्न इतने रुपए का प्रॉफिट, या कितने रुपए का सेल्स रेवेन्यू कंपनी जो है वो जनरेट करे टू ब्रेक इवन या टू अर्न इतने रुपए का प्रॉफिट, या
सारा डाटा देकर एंड पे ये कह दे कि वो सेल प्राइस बताओ जिस पर हमारा ये डिजायर्ड प्रॉफिट निकल सके। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस सीवीपी एनालिसिस के अंदर आपके जो है वो यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सीवीपी एनालिसिस है ये हमारे सिलेबस में 2 तरह का आपको नजर आएगा, यानी कि 2 तरह की टेस्टिंग है इसकी। एक होता है जी सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस और दूसरा होता है मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। ज़्यादा मशहूर सिंगल प्रोडक्ट, ज़्यादा सवाल भी इसी के, लेकिन मल्टी प्रोडक्ट भी तो सिलेबस का पार्ट है। जो चीज़ सिलेबस में हो और कम टेस्ट हुई हो तो मुझे तो हमेशा से वो ज़्यादा फेवरेट लगा ही करती है एग्जामिनर की, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं अब। सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। और दूसरा आपको क्या अर्ज किया मैंने, दूसरा कौन सा है जी, मल्टी प्रोडक्ट। ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में करेंगे, 5-6-7 दिन में जब ये आ जाएगा तो मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। इसकी बात फिलहाल मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ये इधर ही पड़ा रहे। जब इसकी बारी आएगी तो यहीं पे आके लिख लूंगा या जहाँ पे फिर रहे होंगे वहाँ पे लिख लेंगे। फिलहाल तो मैं आपके साथ सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए हैं, बस फॉर्मूलाज भी उसी तरह के ही हैं। यानी कि आपको क्या पूछेगा, वो क्या पूछेगा बोलो, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो। तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला, सबसे पहले मैं अब यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको लिख कर दे रहा हूँ। और भी है जो देख रहा है इस चीज को। अच्छा अफगानिस्तान ने लटा लिया ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा मतलब है। अच्छा जी, फॉर्मूला नंबर 1, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, जाहिर सी बात है ये आ जाए, या सेल यूनिट्स और सेल के यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड पीबीटी। ये सेम ही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज के साथ यूज हो जाता है। पहला फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो यूनिट्स आएंगे, बस कर दो यार, मैंने बता तो दिया। जो सेल के यूनिट्स आएंगे वो फॉर्मूला जिससे ये सेल यूनिट्स आएंगे बहुत आसान सा है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में लिख सकता हूँ जी, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मल्टी प्रोडक्ट तो आपको पता है मैंने चलाना नहीं है फिलहाल साथ, तो मैं यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें ऐसे लिखवाता जाता हूँ, एग्जाम्पल भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। ज़रा ये फॉर्मूला को कैलकुलेट करते चले जाते हैं, क्या ख्याल है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है, आप अपने पास आपके लिए लिख रहा हूँ, टोटल TFC क्या है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट नहीं है ये, यहाँ पर क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरी चीज़ मैंने यूज़ की है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CM का मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलता है ये याद है कुछ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट आया करती थी, ठीक है। सेल्स लेस वो कॉस्ट ऑफ सेल भी आती थी, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट भी अगर वेरिएबल होती थी तो, ठीक है। एडमिन वैसे नॉर्मली होती नहीं थी, तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैंने कहा ज़रा ऐसे ही
भूल ना गए हों आप लोग। आपको याद होगा वही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले जाके आज आपने रिवीजन तो करनी है ना, सबसे पहले आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को रिवाइज करना है आज, क्योंकि सीवीपी में भी उसकी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ही मैंने आपको सीवीपी वाला एक टेबल पिछले सेशन का दिखाया था, जिसके अंदर गालिबन फिक्स कॉस्ट बाइफर्केशन की बात की थी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, शायद मुझे जैसे लगता है, बहरहाल बात की थी, जो नहीं की थी मैंने, छोड़ो। आपने जाके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को रिवाइज करना है। ठीक है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को आपने रिवाइज करना है। कौन से चैप्टर में था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन? चैप्टर कौन सा था? ये रहा। इसमें हमने फॉर्मेट्स जो बनाए थे ना, वो मैं सामने रख लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह इसकी। ये देखें, ये हम सीवीपी एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट्स को माइनस करेंगे तो देखो, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस करते थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, कभी भी पर यूनिट यूज नहीं करते थे, टोटल करते थे। तो पूरे सीवीपी एनालिसिस के अंदर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम ढूंढा करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल। नहीं होगी तो करेंगे, अजम्पशंस में लिखवाता हूँ इंशाल्लाह। अजम्पशंस तो मेरे ख्याल में कल पे चली गई हैं, फॉर्मूलाज पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अगर आपसे प्रॉफिट स्टेटमेंट मांग भी लेता है इस सीवीपी एनालिसिस के टॉपिक के अंदर, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट के ऊपर बनेगी, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बिफोर टैक्स ही होता है, डायरेक्ट टैक्स तो इसमें से माइनस हो नहीं रहा। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर आपसे प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगेगा तो ये, तो इसलिए बेहतर नहीं है कि आप वो 3-4 सवाल ही थे, रिवीजन तो करनी ही है आप टर्म टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करें, उसके साथ कोई और, क्योंकि 3 सवाल हैं तो कोई 1-2 टॉपिक्स और भी साथ आज मिला लीजिएगा। ओके, सही है ना रिवीजन में। लेकिन सबसे पहले कौन सा रिवीजन करेंगे आप? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उससे आपको यहाँ भी हेल्प मिलनी है। खैर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ऐसे ही हाइपोथेटिकल सा डाटा बना लेते हैं जी, उसके बाद फिर ना, कोई नहीं लिखना ही नहीं, चलो गुजारा कर। अच्छा जी, अज्यूम कर लेते हैं जी कोई ऐसे ही फिगर्स हाइपोथेटिकल सी, सेलिंग प्राइस 50 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी 40 रुपये, मिसाल के तौर पर। ठीक है, एक यूनिट अगर बेचें तो सेलिंग प्राइस 50 रुपये से का बिकेगा, और वो हम खरीदते या बनाते कितने का है? 40 रुपये का। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मेरी, और मैं कहता हूँ जी मैंने सेल्स की हैं लेट से 10,000 यूनिट्स की, ये तो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट यहाँ पे आपको निकाल के देता हूँ। ऐसे ही अज्यूम करना है डाटा। एग्जाम्पल में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? ₹50, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी? ₹40। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 10। समझ आती है बात की? अब और टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं ₹1,00,000। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ये ₹1,00,000। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस एनालिसिस के अंदर। बहुत आसान टॉपिक, आप रोज आते रहें, पहले दिन ही नहीं आए जो, उनको क्या समझ आएगी? है जी। चलें, अब मुझे बताएं, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ये फॉर्मूला यूज़ करूं, ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 100,000, और इसको डिवाइड करूंगा, कितना बनता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? मैं यहीं पर ही लिख ना लूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, इसी को क्लोज करके लिखें ना ज़रा यहाँ पे, ₹50, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹40, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, यहीं पे निकल आया ना सामने? ओके, अच्छा, अब 1,00,000 डिवाइड बाय ₹10 पर यूनिट आया, तो आंसर क्या आया आपका? 10,000 यूनिट्स। यानी 10,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं कि अगर कंपनी इन्हें सेल करे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कंट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट।
जब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है तो उससे ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन को आप प्रॉफिट कहते हैं, तभी प्रॉफिट में जाते हैं आप। सबसे पहले आपने फिक्स कॉस्ट को कवर करना होता है। खैर चलें, अब आजमाइश शर्त है तो हम यूं कर लेते हैं कि हम इसको चेक करते हैं कि अगर हमने यूनिट्स बनाए हैं 10,000, ठीक है, तो 10,000 यूनिट्स बनाए तो सेल्स रेवेन्यू टोटल कितना आएगा? 10,000 इंटू ₹50 जी, 5 लाख रुपए। ये ऐसे कर लें, जरा यूनिट्स हैं ऊपर, जी 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, 5 लाख कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई जी? 10,000 यूनिट्स ही बने और ₹40 जी, 4 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? ये है तो टोटल में, लेकिन आ तो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 लाख। और इसमें से लेस क्या करते हैं हम? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट वो कितनी आ गई? 1 लाख। और प्रॉफिट कितना आ गया? तो इसका मतलब अगर 10,000 यूनिट्स बेचेंगी कंपनी बेचेगी तो इसका कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। डन जी, और सही है। अच्छा, अब कोई सेठ, कौन है हमारी क्लास का सेठ? बूझो तो जाने, कौन है हमारी क्लास का सेठ? कौन है सेठ? सेठ कौन है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो माड़ा बंदा जी। कौन है सेठ साहब? ये सेठ साहब नहीं है। चलो फिर खैर, सेठ साहब आज आए ही नहीं है, ठीक है, तो आप प्रॉक्सी के तौर पे सेठ साहब आप बन जाते। ठीक, क्या नाम है आपका? राफे भाई जो है ना, ये सेठ साहब हैं। हमने इनसे कहा सेठ साहब आप छोड़ें इस बात को, आप ये फरमाएं कि आप, बल्कि इन्होंने कहा यार ब्रेक इवन छोड़ो, मैंने को ब्रेक इवन करने के लिए बिजनेस शुरू किया है। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट चाहिए आपको? 1 लाख प्रॉफिट चाहिए? थोड़ा चेंज कर लो, 1 लाख 1 लाख एक जैसा हो जाएगा, कुछ और। 70,000 भाई कह रहे हैं, ठीक है जी, 70,000 चाहिए। अब अगर आपने इसी फॉर्मूला को यूज करके डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है तो निकल सकता है। फॉर्मूला सिर्फ ये हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड पीबीटी। फॉर्मूला यही रहना है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड पीबीटी, ठीक है। उससे आपकी वो सेल्स निकलेंगी जो आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगी। यानी कि यहां पर भी वो फॉर्मूला यही लगा था। इधर देखो, ये मैंने यूं लिखा, असल मैंने यूं किया था, 1 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट थी, डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा कितना है जी? ₹1 लाख मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट थी, और डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा था 0। यहां पर इस तरह से है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आया था जी? ₹10 पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स आए थे? 10,000। अभी चेक करा के आ रहा, अगर 0 प्रॉफिट कमाना चाहें तो 10,000 यूनिट्स बनाएं, ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है। और अगर हम कहें कि नहीं जी हमें, तो भाई कह रहे हैं मुझे तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट भी चाहिए, तो ₹70,000 हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है जी? ₹10। बोलो जी कितने यूनिट्स? 17 एग्जैक्ट। सुभान अल्लाह, 17,000 यूनिट्स बना लो भाई। सेठ साहब 17,000 यूनिट्स बेच लें तो इंशाल्लाह आपको 70,000 का प्रॉफिट मिलेगा। चेक कर लेते हैं, अगर 17,000 यूनिट्स बनेंगे, अगर 17,000 यूनिट्स बनेंगे तो इधर वर्किंग कर लेते हैं। तो 17,000 इंटू 50 रुपए का एक बिकेगा, ये तो चेंज नहीं ना होना, अनलेस के सवाल को चेंज कर दे जी। 8,50,000। वेरिएबल कॉस्ट भी तो पर यूनिट में सेम ही रहती हैं। ये सीपी की अजम्पशंस हैं कुछ, कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के बदलने से बदलती नहीं है। ये एक अजम्पशन भी है, कल लिखवाऊंगा ना तो तैयारी करवा रहा हूँ उसकी, ठीक है। लेकिन अजम्पशंस कल लिखवाऊंगा, आज फॉर्मूला लिखवा के छुट्टी दे दूंगा, आज याद करके आ जाना, ताकि कल हम अजम्पशंस लिखें और सवालों पे चले जाएं इंशाल्लाह, ठीक है जी। ठहरो, मैं क्या बोला? पर यूनिट, ये जिसको मैं हाईलाइट करूं देखते जाओ, पर यूनिट
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल। ये तीन येलोज जो हैं, ये अजम्पशन है सीवीपी एनालिसिस की कि वॉल्यूम के बदलने से ये नहीं बदलते। इन्फ्लेशन को साइड पे रख दो, सवाल खामोश हो ना तो वॉल्यूम के बदलने से ये नहीं बदलते। सवाल खामोश ना हो तो बोलेगा तो बताएगा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो फिर अलग बात है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये अजम्पशन कल लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम बदला, वॉल्यूम के बदलने से ये तीनों नहीं बदलते। खैर चलें, चलते जाएं आगे। जी बेटा, 6,80,000 और 1,70,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? सेठ साहब ने जो कहा था उतना आ गया। लो जी सेठ साहब उन राजी हो, 70,000 का प्रॉफिट, 40,000 फीस निकाल लें। चलो 30 तो फिर भी बच जाता है बेटा। अच्छा जी, ये बात समझ आई कुछ? तो ये हमने क्या करके दे दिया इनको, चेक करके भी दे दिया इनको कि ये फॉर्मूला सही ऑपरेट कर रहा है। तो ये एग्जांपल है, असल फॉर्मूला तो बस इतना सा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है जी? ब्रेक इवन सेल यूनिट्स या सेल यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ आ रही है कैसे चलेगा ये काम? ज्यादा बात कर दी, सिर्फ फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ पहले से, लेकिन चलो मैंने कहा थोड़ा ना आने वालों को नुकसान तो हो। आपका और उनका लेवल कल बराबर नहीं होगा, फिर या तो लेक्चर लेके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ब्रेक इवन। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट थी जी? ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू भी तो मांग सकता है, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड पीबीटी। अब इसमें ना बेटा एक तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या हो गया आज, कि आपको जो नज़र भी आ रहा है कि आप सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जी हम सेल्स रेवेन्यू निकाल रहे हैं। तो अगर मेरे पास सेल्स यूनिट्स निकल आए हैं ऊपर वाले उसमें फॉर्मूला में, तो उसको सेल रेवेन्यू मतलब यूनिट्स निकल आए हैं, सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो ये रुपीज़ में फिगर आ जाएगी। लेकिन हर सवाल में वो गिवन नहीं भी होते, नहीं निकल सक रहे होते, या आई कैप का जो तरीका है वो दूसरे फॉर्मूला का है, ठीक है। तो मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने कि नंबर 1 सेल्स रेवेन्यू अब निकालेंगे हम। तो एक तो आपके दिल में जो आ रहा है वो वाला फॉर्मूला, वो क्या है? वो है जी सेल यूनिट्स। सेल यूनिट्स कौन से वाले? सेल यूनिट्स कौन से वाले? सेल यूनिट्स कंप्यूटेड इन फॉर्मूला 1, कंप्यूटेड इन नंबर 1, ठीक है। ऊपर 1 समझ आ रही है? तो जो सेल यूनिट्स वहाँ ऊपर कंप्यूट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तब भी आपका सेल रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन ये आई कैप का फेवरेट वाला नहीं है और हम भी ये यूज़ नहीं किया करेंगे। हम तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल्स रेवेन्यू अगर आपने निकालना है टू ब्रेक इवन या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, तो आपको करना पड़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो कहते हैं, सीएस रेशियो भी इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन सीएस रेशियो भी कह देते हैं, बहरहाल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो। ये रेशियो कैसे निकलेगी? ये इधर देखो, ये ऐसे रेशियो निकलती है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? 50 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी? 40। तो कंट्रीब्यूशन कितना है जी? 10। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है इसको डिवाइड करो सेलिंग प्राइस से, 10/50 इंटू 100 कितना आता है? 20%। तो सीएम रेशियो कितनी है जी? तो जाहिर है वहाँ फॉर्मूला में तो 0.2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो सीएम रेशियो कैसे निकलेगी ये मैं छोटा सा यहीं पे लिख देता हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकलती है जी? सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिवाइड कर दें जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पर यूनिट ही हो,
बल्कि मैं यूँ ना लिख दूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर पर यूनिट गिवन होगा तो पर यूनिट से, और अगर टोटल निकल आए तो टोटल से भी। रेशियो तो वही निकलनी है। जैसे ये आपने कहा 20% है, ज़रा ये भी चेक करके देख लो। 170 को ज़रा 850 से डिवाइड करो, 20%। 1 लाख को ज़रा 5 लाख से डिवाइड करो। आए जाओ यार, बैठते जाओ यार, आते जाओ, अब क्या करें जी, आते जाओ, बैठते जाओ भाई जी। 20% सेम है ना। तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से चले या कंट्रीब्यूशन टोटल से चलें, डिवाइड बाय सेल पर यूनिट से करें, टोटल से बात तो एक है। तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100 करें, ठीक है। बल्कि पर यूनिट ही लिख देता हूँ, टोटल आपको बताइए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। ये दोनों ही चल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगर इसी को ही आजमा लें, आप चेक कर लेते हैं अब ज़रा जल्दी से। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? ₹100,000। कौन से वाला, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला लेना है या जीरो ब्रेक इवन वाला लेना है? डिजायर्ड प्रॉफिट वाला ले रहे हैं। 70,000 था ना, डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो कितनी है जी? 0.2। आंसर बताओ। 8,50,000 ही होना चाहिए था, ऊपर देख लो 8,50,000, ठीक है ना। ये इस तरह से फॉर्मूलाज चलेंगे। बस अब ये कैलकुलेट नहीं कर रहा ना, बस पता लग गया आपको। फॉर्मूला बस याद करके आने हैं कल, ठीक है। बच्चे तो आ गए, बच्चा आर हेयर। उन्होंने कहा लेट करके जाइए, लेट करके भी नहीं जान छूटी। तीसरा फॉर्मूला है जी, सेल प्राइस पर यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तीसरी रिक्वायरमेंट इस तरह की आती है ना, ऊपर देखो मैंने आपको कहा था 3 तरह से ये सवाल टेस्ट करता है। सेल यूनिट्स बताओ टू ब्रेक इवन या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला आ गया। सेल रेवेन्यू बताओ टू ब्रेक इवन या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला आ गया। सेल प्राइस बताओ एट विच डिजायर्ड पीबीटी इज अर्न्ड, इसका फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद 2 और फॉर्मूलाज भी हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और उसकी रेशियो है, वो फिर कल मैं करवा दूंगा। ये आखिरी फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अब देखो, आपको कहा जा रहा है वो सेल प्राइस बताओ जिस पर डिजायर्ड प्रॉफिट निकल सके। तो प्रॉफिट तो बेटा सारी कॉस्ट को कवर करके नहीं बचता, क्या ख्याल है? प्रॉफिट तो सारी कॉस्ट को कवर करके बचता है ना, ठीक है। तो अगर आपने वो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट लेना है, तो सारी कॉस्ट को आप लेंगे। क्या मतलब? टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे आप, टोटल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की आप ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट, टोटल टोटल। तो ये दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? टोटल कॉस्ट आ जाएंगी, ठीक है जी। हाँ भाई, कंसोलिडेशन के लिए तैयार हो क्या आया FR2 वालों? हाँ आज जो है ना, अच्छा इधर भी बैठे हैं, आज हमने इनकम स्टेटमेंट करनी है। ये क्या आ गया हमारे पास जी? टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट है, इनको कवर करेंगे, सिर्फ इनको कवर करें तो फिर तो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, कुछ प्रॉफिट ऐड कर दें, ठीक है। तो ऐड करें अब इसमें, ये भी ऐड हो रहा था, टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट में आप ऐड करें डिजायर्ड पीबीटी, तो आपके पास टोटल से रेवेन्यू आ जाएगा जो आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दे रहा है। अगर वो पर यूनिट मांग ले तो आपने फिर पर उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, वो पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स रेवेन्यू। वो कौन से वाला सेल रेवेन्यू है ये? टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट को यहाँ पर रोक दे तो आप भी यहाँ पे रुक जाए, और अगर वो रिक्वायरमेंट हमें आगे बढ़ जाए, वो कहे नहीं सेलिंग प्राइस, सेल्स ना बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ टू अर्न प्रॉफिट, तो सिंपल है जी, आपने क्या करना है, अगर वो कहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के दो, तो आपने कहना जी मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं है, हम करेंगे टोटल सेल रेवेन्यू जो ऊपर निकला है
टोटल सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल यूनिट्स, बस ठीक है, सेल यूनिट्स डिवाइड बाय सेल यूनिट्स। तो आपके पास आंसर वो भी आ सकता है, अगर रिक्वायर करे तो एक स्टेप आगे चले जाना। ठीक है जी, तो ये जी अभी फिलहाल 3 फार्मूलाज हैं, इनको याद कीजिएगा। 2 फार्मूलाज कल और मैंने आपको करवाने हैं। एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैसे ज़बानी सुन लें कि सेठ साहब ये कहते हैं सिर्फ ब्रेक इवन ही ना बेचे जाओ, ब्रेक इवन तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, अंदाज़ा है, थोड़ा सा प्लस करके उससे बजट करो, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फिर उसकी एक रेशियो है। तो ये 2 छोटे-छोटे 2 फार्मूलाज हैं और 5 एक अजम्पशंस हैं, तो वो सिर्फ हम लिख लेंगे, हाफ लेक्चर में ये चलेगा और अगले हाफ लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे सीवीपी की। ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो अब कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।